नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2025 की जो मंथली मैगजीन है उसको कवर करेंगे और इसके लिए हम लोग 140 एमसीक्यू का सहारा लेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ, इमेजेस के साथ इस पूरे 140 एमसीक्यू के पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, नई नियुक्तियां, पुरस्कार, सम्मान और खेलकूद से संबंधित घटनाएं होंगी। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2025 की जो मैगजीन है उसको कवर किया है। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा तो उसको मिल जाएगा और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे। वो उसमें 200 एमसीक्यू को हम लोगों ने सॉल्व किया है। इसी के तहत हम लोग 2025 की जो करंट अफेयर्स है सीरीज के तहत हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन को कवर करेंगे। तो इसी सीरीज के तहत आज दूसरे वीडियो में हम लोग फरवरी 2025 की प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक देश एक चुनाव के लिए प्रस्तावित नया अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 82A, अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 172। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 82A। अब एक बार हम लोग, आपको पता ही होगा कि देश में एक देश एक चुनाव से संबंधित बिल संसद में पेश किया जा चुका है। और क्या है एक देश एक चुनाव? तो इसको लागू करने की प्रक्रिया 2 चरणों में लागू होगी। पहला जो चरण होगा, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे और उसके 100 दिनों के बाद, आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव भी हो जाएंगे। यानी अब 3 चरण होता है ना, लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय जो हमारे पंचायत और नगर निगम के चुनाव होते हैं। तो इन 100 दिनों के भीतर ही ये तीनों ही चुनाव, लोकसभा, विधानसभा तो एक ही दिन हो जाएंगे और फिर एक ही साथ हो जाएंगे। उसके 100 दिनों के अंदर आम निकाय भी करा लिए जाएंगे। यदि लोकसभा या विधानसभा बीच में भंग हो जाती है तो उस परिस्थिति में क्या होगा? मध्यावधि चुनाव होंगे, पर कार्यकाल सिर्फ शेष अवधि का ही होगा। मान लीजिए 5 साल का प्रधानमंत्री का चुनाव बीच में ही भंग हो जा रहा है 2 साल के बाद, तो फिर से चुनाव होंगे, मध्यावधि चुनाव, लेकिन वो कार्यकाल मात्र बचे हुए 3 साल के लिए होगा। ठीक है, आगे से सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के साथ समाप्त होंगे। एक ही मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा और इसके लिए जेपीसी का गठन कर दिया गया है इस बिल को लेके, और पीपी चौधरी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं जेपीसी का। ठीक है, अब परीक्षा की दृष्टि से हमने क्या देखा, तो अनुच्छेद 82A जोड़ा गया है और प्रभावित कौन कौन से अनुच्छेद होंगे? अनुच्छेद 83, 172 और 327। ये तीनों अनुच्छेद जो है इस बिल के साथ प्रभावित होंगे। पहली बार लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव के साथ जो है वो यह 129वां संशोधन है। ठीक है, कोविंद समिति 2023 में गठन हुआ था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2024 में दी। एक देश एक चुनाव से संबंधित को रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2023 में गठन हुआ था एक समिति और उन्होंने 2024 में अपनी रिपोर्ट दी और उसी की रिपोर्ट के आधार पर यह बिल प्रस्तुत किया गया। और समिति में जो 47 दलों से राय मांगी गई थी कोविंद समिति में, तो उसमें 32 दलों ने इसके समर्थन में अपना मत दिए थे, यानी एक देश एक चुनाव के समर्थन में, और 15 दल जो थे इसके विरोध में अपना मत दिए थे। उन दोनों का अपना अपना तर्क था। भाजपा, शिवसेना, टीडीपी, लोजपा, एनसीपी, यदि उन्होंने समर्थन में मत दिया था, यानी एक देश एक चुनाव हो, और विरोध में कांग्रेस, सपा, एआईएमआईएम, राजद, शिरोमणि अकाली दल और वामपंथी दल, ये विरोध में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 किन क्षेत्रों के चुनाव को लोकसभा चुनाव से जोड़ता है? तो इसके साथ एक और भी बिल प्रस्तुत किया गया, यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल। ठीक है, इसमें जो है 3 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव भी लोकसभा के साथ होंगे, यह इसमें बिल में शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोविंद समिति को एक देश एक चुनाव पर कितने राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया था? अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा कि 47 दलों ने अपना मत दिया था, जिसमें 32 दलों ने इसके पक्ष में और 15 दलों ने इसके विपक्ष में अपना मत दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा पर केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रतिबंध की अवधि 5 वर्ष के लिए किस अधिनियम के तहत बढ़ा दी है?
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 या गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 या सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 या आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1961। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा PSLV C-59 से 5 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन, सूर्य के कोरोना का अध्ययन, चंद्रमा की सतह का अध्ययन या मंगल ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन। तो सही उत्तर है दोस्तों सूर्य के कोरोना का अध्ययन। इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। प्रोबा 3 यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है जिसे PSLV C-59 एक्सेल यानी एक्स्ट्रा लार्ज रॉकेट द्वारा 5 दिसंबर 2024 को इसरो ने प्रक्षेपित किया। इसमें 2 उपग्रह थे। कौन कौन भाई? PSLV C-59 में एक क्रोनोग्राफ जो 310 किलो का था और एक एक्यूल्टर जो 240 किलो का था। ठीक है, एक्यूल्टर सूर्य की डिस्क को ढकता है जिससे क्रोनोग्राफ सूर्य की कोरोना का स्पष्ट अवलोकन कर पाता है। ये दोनों का काम यही है। ठीक है, कोरोना सूर्य की सतह से अधिक गर्म होता है और जो सूर्य का बाहरी जो छल्ला होता है उसको कोरोना बोलते हैं। ठीक है, और अंतरिक्ष मौसम का मुख्य स्रोत है। इसलिए प्रोबा 3 का मुख्य उद्देश्य, जो प्रोबा 3 लॉन्च किया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सूर्य के कोरोना का अध्ययन और फॉर्मेशन फ्लाइंग टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन। PSLV C-59 इसरो की 61वीं उड़ान थी। इसमें PSLV एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया गया है जिसकी यह 26वीं सफल उड़ान थी। दोनों उपग्रह कौन कौन से? तो कोरोनोग्राफ और एक्यूल्टर को इलिप्टिकल ऑर्बिट जो कि 600 से 60,530 किलोमीटर का बीच का जो अंतरिक्ष में एरिया होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित किया गया, जो PSLV द्वारा पहली बार इतनी अंडाकार कक्षा में किया गया प्रक्षेपण है। तो इस एरिया में यह PSLV का पहला प्रक्षेपण भी था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन के अंतर्गत प्रक्षेपित उपग्रहों कौन कौन से कोरोनाग्राफ और ऑक्यूल्टर का संयुक्त प्रयोग किस तकनीक से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने देखा एक्सप्लेनेशन में, फॉर्मेशन फ्लाइंग तकनीक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक्सप्लेनेशन, इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेनेशन ऐसा पार्ट है, अगर आप उसको सुनते हैं ना तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे जो आगामी एग्जाम में आपको बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, PSLV C-59 की उड़ान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये तीनों विकल्प सही है, सुनिएगा ध्यान से। यह PSLV की 61वीं उड़ान थी, तो सही है। इसमें PSLV एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया गया है, तो यह भी सही है। यह पहली बार था जब PSLV ने इतनी अंडाकार कक्षा यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में उपग्रह स्थापित किया है। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन है विकल्प सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल रूस निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तुसील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ध्यान से सुनिएगा विकल्प। यह क्रिवाक 3 श्रेणी का 7वां युद्धपोत है। इसका अर्थ यानी तुसील का अर्थ है अभेद्य ढाल। इसे रूस के कलिनिंग्राद शहर में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सारे ही विकल्प सही है, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार हम लोग देखते हैं गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तुसील के बारे में। INS तुसील को 9 दिसंबर 2024 को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह क्रिवाक 3 क्लास का 7वां युद्धपोत है। इससे पहले इस श्रेणी के 6 युद्धपोत पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किए जा चुके हैं। तुसील का अर्थ होता है अभेद्य किला, अभेद्य ढाल। इसका निर्माण रूस में हुआ और समुद्री परीक्षण पूरे करने के बाद इसे रूस के कालिनिंग्राद शहर में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसकी अधिकतम गति 30 नॉट यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और विस्थापन क्षमता 3,850 टन है। इसे भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान में शामिल किया जाएगा, यानी अरब सागर वाले एरिया में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना को हाल ही में मिले स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 की अधिकतम रेंज कितनी है?
1.5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 60 किलोमीटर? तो सही उत्तर है दोस्तों 30 किलोमीटर। नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री द्वारा निर्मित नागास्त्र 1 भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। अभी हम लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान के युद्ध के समय ड्रोन का काफी बड़े स्तर पर इस्तेमाल हुआ, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत का पहला आत्मनिर्भर भारत का पहला ये ड्रोन है नागास्त्र प्रथम। यह 30 किलोमीटर की रेंज तक लक्ष्य पर सटीक प्रहार कर सकता है। यह 1 किलोग्राम का उच्च विस्फोटक के साथ 60 से 90 मिनट तक उड़ सकता है और दुश्मन के लॉन्च पैड, हथियार डिपो, घुसपैठियों व प्रशिक्षण शिविरों को बिना सैनिक की जान को खतरा में डाले नष्ट कर सकता है। इसे दिसंबर 2024 तक भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के लिए हाल ही में खरीदी जा रही K9 वज्र टी तोपों का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लार्सन एंड टर्बो। सरकार ने दिसंबर 2024 में 7,680.70 करोड़ की अनुबंध पर 100 K9 वज्र टी तोपों की खरीद के लिए लार्सन एंड टर्बो के साथ समझौता किया। एक स्वदेशी कंपनी है, यह पूरी तरह भारत में निर्मित होगी, जिससे भारतीय तोपखाने का आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन और मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहन मिलेगा। तो याद रखिएगा K9 वज्र टी तोप, लार्सन एंड टर्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, राता पानी टाइगर रिजर्व व कान्हा टाइगर रिजर्व? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, राता पानी टाइगर रिजर्व। यह देश का 57वां टाइगर रिजर्व है। रायसेन मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित राता पानी वन्य जीव अभयारण्य को दिसंबर 2024 में देश का 57वां तथा मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। दोस्तों देश में टोटल 57 और मध्य प्रदेश के ही 8 टाइगर रिजर्व है। इसकी अधिसूचना केंद्रीय पर्यावरण व वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 3 दिसंबर 2024 को जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व कौन है जिसे नवंबर 2024 में अधिसूचित किया गया है? अभी कान्हा टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व? तो सही उत्तर है दोस्तों गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ सरकार ने नवंबर 2024 में गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया है। यह छत्तीसगढ़ का चौथा और देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। तो आपने 56वां भी देख लिया, 57वां भी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव NTCA ने दिसंबर 2024 में मंजूर किया है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने पर यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। 8वां भी देख लिया हमने, 9वां भी देखा और ये 58वां भी होगा देश का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI द्वारा। इसको देखते हैं क्योंकि हाल ही में मतलब नवंबर दिसंबर 2024 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 प्रकाशित हुआ और हर 2 वर्षों पे होता है। FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 वर्ष के अंतराल पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह प्रक्रिया 1987 से चली आ रही है। यह रिपोर्ट जनवरी 2024 में जारी हुई और यह श्रृंखला की 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। पिछली 17वीं रिपोर्ट जनवरी 2024 में जारी की गई थी। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% पर वन है, ठीक है। भारत में कुल 8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन एवं वृक्षादन से ढका हुआ है, जो कुल भू क्षेत्र का 25.17% है। दोस्तों वन और भू आच्छादित क्षेत्र ये दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है घना वन, ठीक है, तो वो है 21.76 और उसके कुछ जो कहीं कहीं वन है उस एरिया को मिला के टोटल 25.17% देश के कुल क्षेत्रफल का और
किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र की दृष्टि से पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, यानी सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से पहला स्थान अगर परसेंटेज देखा जाए तो पहला स्थान लक्षद्वीप का, दूसरे नंबर पर मिजोरम जहां 85 कुल क्षेत्रफल का 85.34% पर वन है, और तीसरा है अंडमान निकोबार। वृद्धि के मामले में मिजोरम पहले स्थान पर रहा, उसके बाद गुजरात और उड़ीसा, ये तीन जहां सबसे ज्यादा वृद्धि हुए हैं पिछले 2 वर्षों में। इनमें से 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से अधिक वनावरण है, जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। इन 8 राज्यों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25% से ज्यादा क्षेत्रफल वन है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लद्दाख, उत्तराखंड में इस 2 वर्षों में वनों के क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कौन सी क्रम संख्या की द्विवार्षिक रिपोर्ट है, तो यह 18वीं है। भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, तो यह है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों वन क्षेत्र कहा जा रहा है, एक वन आच्छादित क्षेत्र और वन क्षेत्र अलग, दोनों को मिलाकर के 8 लाख हो रहा है। ठीक है, लेकिन वन क्षेत्र जो कि 21.76% है देश में, वो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर पर वन है। भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र यानी फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया कितना है, तो अभी मैंने चर्चा किया 25.17%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है। 1 नंबर पर मध्य प्रदेश जहां सर्वाधिक वन है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में के प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में है, तो हम लोगों ने देखा लक्षद्वीप में सर्वाधिक परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। 2021 से 23 के बीच वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम में हुई है, 242 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। यहाँ पे 2021-23 के बीच वन एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई, यानी वन और वृक्षावरण दोनों मिलाकर के हुआ है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे टॉप पे 5 राज्य देख लेते हैं जहां वन और ट्री कवर एरिया मिला करके छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है 559 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा तीसरे स्थान पर है, राजस्थान चौथे और झारखंड 5वें स्थान पर है। 2023 रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक वन क्षेत्र है, तो ऐसे राज्यों की संख्या 19 है। देश में टोटल 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां की कुल क्षेत्रफल का 33 या उससे अधिक प्रतिशत पर वन है। 2021 से 23 के बीच किस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन एवं वृक्ष आवरण घटा है, तो ऐसे 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे घटा है। भारत में कुल मैंग्रोवा यानी कच्छ क्षेत्र कितना है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 4,992 वर्ग किलोमीटर। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 0.15% ही है, यानी मैंग्रोवा क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक मैंग्रोवा क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो यह सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है और सुंदरवन सबसे बड़ा एरिया है इसके लिए। दूसरे स्थान पर गुजरात है। पश्चिम बंगाल में जहां 2,119 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोवा क्षेत्र है, तो गुजरात में 1,164 वर्ग किलोमीटर, तो अंडमान में 608 वर्ग किलोमीटर पे मैंग्रोवा क्षेत्र पाए जाते हैं। 2021 से 23 में मैंग्रोवा क्षेत्र में सबसे अधिक कमी कहां दर्ज की गई है, तो दोस्तों गुजरात में कमी की है और यहाँ पे 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। 2021 से 23 में मैंग्रोवा क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो आंध्र प्रदेश में हुई है। यहाँ 13.01 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जबकि दूसरा स्थान पर है 12.39 वर्ग किलोमीटर वृद्धि के साथ महाराष्ट्र है। भारत में बांस धारिता क्षेत्र यानी बंबू बियरिंग एरिया कितना है, तो 1,54,667
70 किलोमीटर जो है वो एरिया बम्बू बियरिंग एरिया है और 2021 की तुलना में इसमें 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो कार्बन स्टॉक बहुत मायने रखता है। 7,285.5 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है, जो कि 2021 की तुलना में इसमें 81.5 मिलियन टन की वृद्धि देखी गई है। अति घने वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट की परिभाषा क्या है? तो अति घने वन उसे कहते हैं जो 70% या उससे अधिक वृक्ष आवरण है। जो एरिया जहां 70 या उससे अधिक प्रतिशत वृक्ष आवरण है उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट या अति घने वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यम घने वन यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट किसे कहते हैं? तो वे एरिया जहां 70 से 40% वृक्ष आवरण पाए जाते हैं उसे मध्यम घने वन की श्रेणी में रखा जाता है। इसी तरह से खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट की श्रेणी में, तो 10% से 40% वाले वृक्ष आवरण वाले एरिया को ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है। झाड़ियां श्रेणी किसे कहते हैं? तो 0 से 10% वृक्ष आवरण वाले एरिया को झाड़ियां कहते हैं, यानी 0 से ऊपर और 10 से नीचे तक, 10 तक के। यहाँ पे एक हम लोग तालिका में देख लेते हैं वन स्थिति रिपोर्ट। तो देश में कुल वन क्षेत्र कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर पर वन फैला हुआ है देश में, यानी ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का देश का 21.76% है। और वृक्ष आधारित क्षेत्र कौन है, यानी ट्री कवर एरिया कितना है? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर पर ट्री कवर एरिया है और यह देश के कुल क्षेत्रफल का 3.41% है। अब दोनों को मिला दिया जाए यानी कुल वन क्षेत्र और वृक्ष आच्छादित यानी वृक्ष आवरण को मिला दिया जाएगा तो देश का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर पर यह है और देश के कुल क्षेत्रफल का 25.17% पर ये वृक्ष और वन आच्छादित क्षेत्र है, वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। यहाँ 77,073 वर्ग किलोमीटर पर वन है। और परसेंटेज के अनुसार लक्षद्वीप है जहां 91.33% क्षेत्रफल पे वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? मिजोरम में हुई है। और सर्वाधिक वृद्धि वन और वृक्ष आवरण दोनों को मिला दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। बांस क्षेत्र देश में कितना है? 1,54,670 वर्ग किलोमीटर पर बांस क्षेत्र है और देश में कार्बन स्टॉक कितना है? 7,285.5 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है। कच्छ वनस्पति क्षेत्र देश में कितना है? 4,992 और ये देश की कुल क्षेत्रफल का 0.15% है। सर्वाधिक कच्छ क्षेत्र किस राज्य में है भाई? तो पश्चिम बंगाल में 2,119 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है, यानी आधा तो पश्चिम बंगाल में ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से है। सीरिया में बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट किस तारीख को हुआ? तो आपको यहाँ पे हम बता देते हैं 8 दिसंबर 2024 को विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क में राष्ट्रपति भवन सहित सभी महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार बशर अल असद के 24 वर्ष और असद परिवार के 53 वर्ष लंबे शासन का अंत हो गया। इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोह सफल होने के बाद मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वे अलेप्पो विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इदलिब विश्वविद्यालय से इस्लामी व नागरिक कानून का अध्ययन कर चुके हैं। तो कौन भाई? मोहम्मद अल बशीर जो कि नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं सीरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बशर अल असद सरकार के तख्ता पलट के बाद सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा मोहम्मद अल बशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ब्रिटेन के बीच दूसरी 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता कब और कहां संपन्न हुई? तो यह 3 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं भारत की 2+2 वार्ता। भारत और ब्रिटेन के बीच दूसरी 2+2 वार्ता है जो नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसमें दोनों पक्षों ने भारत यूके रोड मैप 2030 के तहत प्रगति की समीक्षा की और रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक व्यापारिक संबंध, स्वच्छ ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर चर्चा की।
ऐसी पहली वार्ता 2023 में दिल्ली में ही हुई थी, जबकि तीसरी वार्ता इस साल यानी 2025 में यूके में आयोजित होगी। भारत वर्तमान में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन इन 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता संपन्न करता है। ये सभी देश भारत के रणनीतिक और रक्षा साझेदार है और इंडो पैसिफिक में सुरक्षा सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण। 2+2 क्या वार्ता होती है? तो एक दूसरे के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आपस में बात करते हैं, ठीक है। हाल ही में संपन्न भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यतंत्र यानी WMCC की 32वीं बैठक कहां आयोजित हुई? तो यह आयोजित हुई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, WMCC की 32वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गौरांग लाल दास ने किया। 2026 का 23वां फीफा विश्व कप किन देशों में आयोजित होंगे? तो 2026 का फीफा विश्व कप अमेरिकी देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से आयोजित होंगे। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको इन आयोजन के मेजबान होंगे। इस संस्करण में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 कर दी गई है, यानी 23वां फीफा विश्व कप में 3 देश और टीमों की संख्या 48। 2030 का फीफा विश्व कप इसका 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष होगा। इसकी मुख्य मेजबानी स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को करेंगे। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक महत्व का कारण उद्घाटन मैच उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे में भी खेले जाएंगे, क्योंकि 1930 का पहला विश्व कप उरुग्वे में ही आयोजित होंगे। तो 30 का भी और 26 को कहाँ होगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। और 2030 का जो 24वां फीफा विश्व कप होगा वह स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 2030 का 24वां फीफा विश्व कप मुख्य रूप से किन देशों में आयोजित होंगे? तो स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होंगे। चूंकि 100 वर्ष हो जाएगा इसलिए कुछ मैच उरुग्वे में भी खेले जाएंगे, कि पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में ही आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में स्पेन, पोर्चुगाल और मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका देश है मोरक्को, पोर्चुगाल और स्पेन यूरोपीय कंट्री है। 2034 का 25वां फीफा विश्व कप किस देश की मेजबानी हेतु सौंपा गया है? तो 2034 का जो होगा फीफा विश्व कप जो 25वां होगा वह सऊदी अरब में होगा। जबकि 2022 का फीफा विश्व कप कतर में आयोजित हुआ था। यह पहला अवसर था जब फुटबॉल का महाकुंभ मध्य पूर्व एशिया यानी कतर में आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा कब संपन्न हुई? जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्षों बाद पहली कुवैत यात्रा थी। तो यह हुई थी 21 से 22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री कुवैत गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा में अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की। यह यात्रा विशेष थी क्योंकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 43 वर्षों बाद कुवैत का दौरा किया। उनसे पहले 1981 में इंदिरा गांधी वहां गई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। दोस्तों, दो देशों में ना एक फोर्स लगी हुई है कि प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाए, और इस श्रेणी में अब कुवैत भी शामिल हो गया। यह सम्मान गिने चुने वैश्विक नेताओं को ही प्रदान किया जाता है। यात्रा में दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति जताई और 4 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें रक्षा सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान, रेल सहयोग और कुवैत का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कुवैत यात्रा के दौरान किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर के सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत किस देश के थल सेनाध्यक्ष को परंपरागत रूप से भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक प्रदान की? तो यह भारत और नेपाल के बीच होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपकी इसकी चर्चा भी की थी, तो अभी इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मार्शल लॉ लगाने के विवादित फैसले के कारण महाभियोग का सामना करने वाले दक्षिण कोरियाई के राष्ट्रपति कौन हैं? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जिसपे महाभियोग लगाया गया है वो है यून उन चेओल। हालांकि उन्हें 6 घंटे में इसे वापस ले लिया और माफी भी मांगी, लेकिन संसद ने 14 दिसंबर को उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया। यून सुन येओल अब दक्षिण कोरिया के तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर महाभियोग पारित हुआ है। इससे पूर्व 2004 में रोह मू ह्यून और 2016 में पाक यून हे के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाए गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन सीमा विवाद के स्थायी समाधान हेतु विशेष प्रतिनिधि स्तर की 23वीं वार्ता 18 दिसंबर 2024 को कहां आयोजित हुई? तो यह आयोजित हुई चीन की राजधानी बीजिंग में। इसमें भारत का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन का नेतृत्व विदेश मंत्री वांग यी ने किया। यह वार्ता इसलिए संभव हुई क्योंकि अक्टूबर 2024 में मोदी और शी जिनपिंग रूस के कजान में मुलाकात के दौरान इस पर सहमति बनी थी। वार्ता में सीमा पर शांति बनाए रखने, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने और सीमा पर बंद व्यापार को पुनः खोलने जैसे मुद्दों पर सहमति बनी। अगला दौरा भारत में आयोजित होंगे और अपने देखा हाल फिलहाल में आपने देखा कि एससीओ मीटिंग में भी भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों ने आपस में बात की, यानी प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग में, और कैलाश मानसरोवर भी यात्रा शुरू हो गई है और व्यापार में भी एक दूसरे को दोनों देश समर्थन कर रहे हैं। ये अमेरिका के टैरिफ का जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन विशेष प्रतिनिधि स्तर की 23वीं वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व किसने किया? तो रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उधर के विदेश मंत्री थे वांग यी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 3 दिसंबर 2024 को पारित प्रस्ताव जिसमें इजराइल फिलिस्तीन विवाद के द्विराष्ट्रीय समाधान पर जोर दिया गया, उनके पक्ष में कितने देशों ने मतदान किया था? तो इसके पक्ष में 157 देशों ने मतदान किया था। इस प्रस्ताव में 1967 के इजरायली कब्जे को समाप्त करने तथा पूर्वी यरूशलेम सहित पश्चिमी एशिया में व्यापक न्याय संगत और स्थायी शांति सुनिश्चित करने की बात कही गई। इसमें विशेष रूप से द्विराष्ट्रीय समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन पर जोर दिया गया, यानी इजराइल और फिलिस्तीन को 2 अलग अलग देशों के रूप में मान्यता दिया जाए। भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका, इजराइल और कुछ अन्य 7 देशों ने इसके विरोध में मत दिया और 157 देशों में भारत सहित इसके पक्ष में दिया कि द्विराष्ट्रीय। नेक्स्ट, 2024-25 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी प्रतिशत रही और यह पिछली 7 तिमाहियों में कैसी रही? तो नेक्स्ट इसका आंसर 5.4% रही और पिछले 7 तिमाहियों में सबसे कम रही। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में आपको हर साल का विकास दर दिखाया गया है और वहां पे क्वार्टरली भी दिखाया गया है। तो एनएसएसओ ने यह जारी की, यह पिछली 7 तिमाहियों में सबसे कम वृद्धि है। इससे पहले इस अवधि का पूर्व वर्ष में विकास दर यानी पिछला साल दूसरे क्वार्टर में 8.1% था। आरबीआई ने इस तिमाही के लिए 7% की वृद्धि अनुमानित की थी, जो वास्तविक आंकड़ों से अधिक था। बावजूद इसके भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास करने वाली बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय एवं जीडीपी लेखांकन के लिए वर्तमान में 2011-12 का आधार वर्ष है। सरकार द्वारा इसे नए आधार वर्ष में बदलने का प्रस्ताव है। कौन से वर्ष में? तो 2022-23 में। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसमें केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग और विभिन्न विशेषज्ञ शामिल है। नई श्रृंखला के अनुसार राष्ट्रीय आय लेखांकन फरवरी 2024 से लागू होने की संभावना है। 2011-12 से पहले 2004-5 था, अब 2011-12 के बदले 2022-23 आधार वर्ष हो जाएगा। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 के अंतर्गत बैंक खातों, लॉकरों और अन्य सेवाओं के लिए खाता धारक अब कितने व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकते हैं? 1, 2, 3, 4। तो अब 4 लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है। नॉमिनी प्रावधान क्या था? पहले केवल 1 व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता था। नए संशोधन में खाता धारक अब 4 व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकते हैं और उनके बीच हिस्सा भी तय कर सकते हैं। सहकारी बैंक निदेशक अवधि, सहकारी बैंकों में निदेशकों की सेवा अवधि को 8 वर्ष से बढ़ाकर अब 10 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग कानून संशोधन 2024 के अनुसार सहकारी बैंकों में निदेशकों की सेवा अवधि को बढ़ा करके क्या कर दिया गया है? तो 8 से 10 कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में आयकर रिटर्न यानी आईटीआर भरने वालों की संख्या कितनी रही? तो 8.09 करोड़ रही। और पिछले आप देख सकते हैं पिछले सालों की सूची, तो पिछले वर्ष की तुलना में 9.3% की वृद्धि इस बार देखी गई है। सत्र 2025 के लिए मिलिंग कोपड़ा का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी क्या निर्धारित किया गया है? तो 11,582 रुपया प्रति क्विंटल तय किया गया है। ठीक है, मिलिंद कोपड़ा जो 11,160 था उसे बढ़ाकर 11,582 कर दिया गया है, यानी 422 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। बाल कोपड़ा
12,000 से 12,100 रुपया प्रति क्विंटल किया गया, यानी 100 रुपए की वृद्धि की गई। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना और नारियल उत्पादन क्षेत्र में आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना। तो मिलिंद कोपरा वही नारियल, ओपन नारियल और बंद नारियल का ये है, उसी को मिलिंद कोपरा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन के हुनान प्रांत में पिंगजियांग काउंटी में मिली नई स्वर्ण खदान में अनुमानित स्वर्ण भंडार कितना टन है? तो इसमें 1,000 टन से अधिक अनुमान है। और यह दक्षिण अफ्रीका के साउथ द्वीप खदान लगभग 900 टन से भी अधिक है, जो नई खदान मिली है सोने की। हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय जल मार्ग यानी NH1 पर कोलकाता से वाराणसी तक कार्गो पारगमन का निर्धारित समय क्या है? तो यह है 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम का शुद्ध लाभ कितना रहा? तो केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम का 3.22 लाख करोड़ वर्ष रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में लाभ वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का कुल शुद्ध लाभ 3.22 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष 2022-23 के 2.8 लाख करोड़ से 47% अधिक है। और घाटे में चल रहे उपक्रमों का कुल घाटा 0.21 लाख करोड़ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत केन नदी का पानी किस नदी में जोड़ा जाएगा? तो ऑप्शन में ही आपको नाम क्वेश्चन में ही है, बेतवा नदी में। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना है, जिसका शिलान्यास 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस परियोजना के तहत केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में 9.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित सिंचाई और लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा इस परियोजना के माध्यम से। परियोजना में 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। इसकी अनुमानित लागत 44,605 करोड़ है और इसे 8 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के पानी की कमी वाले क्षेत्रों, खासकर बुंदेलखंड को लाभान्वित करेगी और भविष्य में भारत में अन्य नदी लिंक परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त भी करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केन बेतवा लिंक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसे कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है? तो अनुमानित लागत है 44,605 करोड़ और 8 वर्षों में लक्ष्य है। केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? तो 62 लाख लोगों को। मिजोरम के नए राज्यपाल दिसंबर 2025 में कौन नियुक्त हुए हैं भाई? तो बीके सिंह। दिसंबर 2024 में 2 नई नियुक्तियों और 3 अन्य राज्यपालों का स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप 5 राज्यों में नए राज्यपाल कार्यभार ग्रहण किए। कौन कौन? तो मिजोरम में जनरल सेवानिवृत्त बीके सिंह को बनाया गया है। किनके जगह पर? डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति के जगह पर उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। और मणिपुर में अजय कुमार भल्ला नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि वहीं पे उड़ीसा में जो रघुवर दास थे उनके जगह पर अब डॉक्टर हरि बाबू कम्भपति को नया राज्यपाल बनाया गया है। और बिहार में अब नए राज्यपाल होंगे नए हैं आरिफ मोहम्मद खान है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के जगह पर। और केरल के नए राज्यपाल कौन है भाई? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि बिहार के राज्यपाल थे, उन्हें कर दिया गया है केरल में। और आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के थे वो बिहार के राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, मिजोरम के जनरल बीके सिंह, मणिपुर के अजय कुमार भल्ला, उड़ीसा के हरिबाबू कम्भमपति, बिहार में आरिफ मोहम्मद खान और केरल में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं भाई? तो अजय कुमार भल्ला। बिहार के नए राज्यपाल किसे बनाया गया है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार वाले को केरल भेज दिए गए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को। उड़ीसा के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो हरिबाबू कम्भमपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में भारत में नेपाल के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो शंकर शर्मा। शंकर शर्मा को पुनः नियुक्त किया गया है। वे पहले मार्च 2024 से जून 2024 तक भारत में नेपाल के राजदूत थे, तो शंकर शर्मा को याद रखिएगा। तो नई जो 2024 में जो नियुक्तियां हुई है देख लेते हैं। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया है। जस्टिस मनमोहन को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
3 दिसंबर 2024 का यह आदेश था और 7 दिसंबर 2024 को उन्होंने शपथ ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यकाल 16 दिसंबर 2027 तक ये वहां पे रहेंगे। जस्टिस मदन बी लोकुर अध्यक्ष बनाए गए हैं, कहां के, तो यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल यानी IJC में। इससे और नेक्स्ट है जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम, यह अध्यक्ष बनाए गए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। और प्रियंका कानूनगो सदस्य बनाई गई हैं NR माने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनाई गई है। पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष थी, उन्हें अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया है। और जस्टिस विद्युत रंजन सारंग को भी NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो 2 सदस्य नियुक्त किए गए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, प्रियंका कानूनगो और जस्टिस विद्युत रंजन सारंग, और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं जस्टिस बी राभा सुब्रमण्यम को। और अरुण मिश्रा का स्थान इन्होंने जस्टिस बी राभा सुब्रमण्यम लिए हैं और NHRC के वे नवे अध्यक्ष हैं। संजय मल्होत्रा कौन बनाए गए हैं, तो गवर्नर बनाए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने गए हैं 11 दिसंबर 2024 को। और उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है और 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। तो संजय मल्होत्रा, ये नाम याद रखिएगा, RBI के नए गवर्नर। दिसंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय में नए न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं, तो भाई जस्टिस मनमोहन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो वह बनाए गए हैं जस्टिस मदन बी लोकुर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम है और ये 9वें अध्यक्ष हैं। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं, तो मैंने बोला था नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है, और शक्तिकांत दास का इन्होंने स्थान लिया है। और यह RBI के 26वें गवर्नर है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इससे पहले वे कहां थे, तो वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान किस हिंदी लेखिका को प्रदान किया जाएगा, तो यह दिया गया सूरीबाला को। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका सूरीबाला को उनके 2018 में प्रकाशित उपन्यास कौन देश के वासी बेनू की डायरी के लिए प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान हिंदी भाषा में पिछले 10 वर्षों से प्रकाशित उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता है और इसमें 4 लाख की पुरस्कार राशि भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वां प्रश्न, वर्ष 2024 की मिस इंडिया USA का ताज किसने जीता, कैटरीन सेंड्रोनील, अंजलि शर्मा, निशा देसाई या प्रेरणा मल्होत्रा। तो सही उत्तर है दोस्तों कैटरीन सैंड्रा नील। अमेरिका में रह रही भारतीय मूल की 19 वर्षीय कैटरीन सैंड्रा नील ने 17 दिसंबर 2024 को न्यू जर्सी में संपन्न प्रतियोगिता में मिस इंडिया USA 2024 का ताज जीता। उनका जन्म चेन्नई में हुआ था और वे वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 का इंफोसिस पुरस्कार गणित विज्ञान के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया, प्रोफेसर नीना गुप्ता, सिद्धेश कामत, वेदिका खेमानी या महमूद कुरिया। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रोफेसर नीना गुप्ता। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन हर वर्ष 40 वर्ष से कम आयु के शोधकर्ताओं को 6 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करता है और इसी के तहत गणित विज्ञान के क्षेत्र में नीना गुप्ता को चुना गया है जो ISI कोलकाता में कार्यरत है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अरुण चंद्रशेखर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को सम्मान व सामाजिक व आर्थिक नेटवर्क के अध्ययन में योगदान हेतु सम्मानित किया गया। प्रत्येक पुरस्कार में स्वर्ण पदक व $1 लाख की राशि दी जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं 6 श्रेणियों के विजेता, गणित विज्ञान में प्रोफेसर नीना गुप्ता, भौतिक विज्ञान में वेदिका खेमानी, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में प्रोफेसर श्याम गोलाकोटा, जीव विज्ञान के क्षेत्र में सिद्धेश कामत, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में महमूद कुरिया और अर्थशास्त्र में प्रोफेसर अरुण चंद्रशेखर और उनके
किस संस्थान से है और उनका मुख्य योगदान भी क्या है, ये भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग नाम याद रखिएगा। इंफोसिस पुरस्कार 2024 के अंतर्गत अर्थशास्त्र में किस शोधार्थी को सम्मानित किया गया, तो प्रोफेसर अरुण चंद्रशेखर, अभी हम लोगों ने लिस्ट में भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे और किस कृति के लिए प्रदान किया गया, तो यह गगन गिल को दिया गया। मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए गगन गिल, आप यहाँ पे इमेज में देख सकती है, मैं जब तक आई बाहर के लिए गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा 18 दिसंबर 2024 को हुई। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त, वो सारे भाषा तो हैं ही, उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। इस बार 21 भाषाओं में पुरस्कार घोषित हुए, जबकि बंगाली, डोंगरी और उर्दू के लिए अभी घोषणा नहीं हुए हैं। हिंदी के लिए गगन गिल को उनकी कविता संग्रह जब बाहर आई और अंग्रेजी के लिए स्टीरीन कीरे को उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए चुना गया है। पुरस्कार में ताम्रपत्र, शॉल और 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी सूची। तो आप अंग्रेजी और हिंदी को याद रखिएगा और मैथिली जोड़ लीजिएगा क्योंकि बिहार से संबंधित है। तो प्रबंध संग्रह निबंध के लिए मुकेश थाली को दिया गया है, मोहम्मद मंगलिया को दिया गया है मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार किन किन भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं, तो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 और राजस्थानी, अंग्रेजी व राजस्थानी भाषा, तो टोटल 24 भाषाओं में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में मैथिली भाषा के लिए यह सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो महेंद्र मलांगिया को दिया गया। उनकी जो साहित्य प्रबंध संग्रह के लिए दिया गया। इसी वर्ष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली भाषा के पुरस्कार तो दिया गया। उल्लेखनीय साहित्यिक उपलब्धि मैथिली साहित्य में उनकी रचनात्मक और योगदान का सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो पंडित स्वपन चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 का राजा मानसिंह तोमर सम्मान किस संस्थान को प्रदान किया गया, तो यह दिया गया है सानंद न्यास इंदौर को। नेक्स्ट, वर्ष 2024 का एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग का खिताब प्लेयर ऑफ द ईयर मेल सेक्शन में किसे दिया गया भाई, किसे चुना गया, तो चुना गया है यानिक सिनर को, जो टेनिस खिलाड़ी है, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेयर ऑफ द ईयर इटली के यानिक सिनर। महिला खिलाड़ियों में किसे दिया गया, तो बेलारूस की अरियाना सेबालेंका। ये दोनों ही टेनिस खिलाड़ी है। युगल टीम ऑफ द ईयर और एटीपी यानी टेनिस का ही पुरस्कार दिया जाता है इसमें। युगल टीम में किसे दिया गया, मोस्ट इंप्रूविंग प्लेयर का किसे दिया गया, न्यू कमर ऑफ द ईयर कौन है, कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर, तो मार्टी बेरिचिनी इटली के, पुरुष वर्ग में पौला बडोसा स्पेन के हैं। तो ये सारे आप मेल और फीमेल का नाम याद रखिएगा। एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर इटली के यानी सीनियर मेल सेक्शन में, और बेलारूस की अरियाना सेबालेंका को फीमेल सेक्शन में यह पुरस्कार दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर महिला सेक्शन में किसे प्रदान किया गया, तो बेलारूस की अरियाना सेबालेंका। इमेज में भी इनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है, तो लेटसाइड टबेगो को चुना गया है। ठीक है, पुरुष वर्ग में बोत्सवाना के धावक लेटसाइड टबेगो और महिला वर्ग में नीदरलैंड की धाविका सिफान हसन को वर्ष 2024 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार मिला। इसके अलावा ट्रैक, फील्ड और आउट ऑफ स्टेडियम जैसी अन्य श्रेणियों में भी सम्मान दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण था उसकी हम लोगों ने चर्चा कर दी है। आगे बढ़ते हैं। नीदरलैंड की साफिया हसन को वर्ष 2024 में
वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार कौन सा है भाई? तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपके सामने, देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विनीसियस जूनियर, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। फीफा फुटबॉल 2024 पुरस्कार का आयोजन 17 दिसंबर को कतर की राजधानी दोहा में हुआ। इसमें 2023 से 24 के प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों, गोलकीपरों और कोचों को सम्मानित किया गया है। रियल मैड्रिड और ब्राजील के खिलाड़ी विनीसियस जूनियर को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और बार्सिलोना व स्पेन की एताना बोनमाती को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। गोलकीपर, कोच पुरस्कार अवार्ड, फैन अवार्ड, पुस्कन अवार्ड, फैन अवार्ड और फेयर प्ले जैसे अन्य पुरस्कार भी वितरित किए गए, जिसकी सूची आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ियों जहां से प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो स्पेन और बार्सिलोना की तरफ से खेलने वाली, यानी स्पेन कंट्री और बार्सिलोना क्लब की तरफ से खेलने वाली एताना बोनमाती को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को यह सम्मान दिया गया है। टाइम पत्रिका हर वर्ष पर्सन ऑफ द ईयर, सीओई ऑफ द ईयर और एथलीट ऑफ द ईयर जैसे सम्मान उन व्यक्तियों को देती है जिन्होंने बीते वर्ष वैश्विक घटनाओं, उद्योग और खेल जगत में सबसे बड़ा प्रभाव डाला हो। 2024 में यह सम्मान पर्सन ऑफ द ईयर में डोनाल्ड ट्रंप को और सीईओ ऑफ द ईयर लिसा टू को और एथलीट ऑफ द ईयर कैटलिन क्लार्क को प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही भी है, सीईओ ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो लिसा टू को, सेमीकंडक्टर लिसा सू को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की कंपनी एएमडी की सीईओ है लिसा टू। ठीक है, उन्हें सीईओ ऑफ द ईयर दिया गया है। और एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो अमेरिका की बास्केटबॉल खिलाड़ी कैटलिन क्लार्क को यह पुरस्कार दिया गया। 2023 में टाइम ने यह सम्मान अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को दिया था। यहाँ पे इमेज में उनकी तस्वीर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 किस अवसर पर प्रदान किए जाते हैं? तो यह वीर बाल दिवस पर प्रदान किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 8 वर्ष के बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। पहले यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर दिए जाते थे, लेकिन 2022 से इन्हें वीर बाल दिवस यानी 26 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को यह सम्मान प्रदान किया, जिसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल थी। उल्लेखनीय बात है कि यह रही कि एक 3 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी अनीस को भी यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कुल कितने बच्चों को सम्मान दिया गया? तो 10 बच्चों को, जिसमें 7 बालक और 10 बालिका शामिल है। नेक्स्ट को यहाँ पे आप पूरी सूची यहाँ पे आप देख सकते हैं, किस राज्य से हैं, उनका श्रेणी क्या है और वो उनका नाम क्या है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार से विजेता वीर बालक सौरभ कुमार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो बिहार से कौन? सौरभ कुमार, उन्हें दिया गया है वीरता यानी बहादुरी की श्रेणी में। क्यों दिया गया? तो उन्होंने 3 बच्चों की जान बचाने का अदम्य साहस दिखाया, जिसके कारण इस राष्ट्रीय सम्मान का हकदार ठहराए गए। और निकाल के दे सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब पुरस्कार और सम्मान की तालिका है जो अभी तक हम लोगों ने देखा, उसको आप यहाँ पे क्विक रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड दोस्तों। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध तबला वादक का निधन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हो गया? तो जाकिर हुसैन का हो गया।
वे 73 वर्ष के थे और भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हाल ही में हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ओम प्रकाश चौटाला का। वे 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे और वो इंडियन नेशनल लोक दल के प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। हाल ही में किस प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक का मुंबई में निधन हो गया जिन्होंने अंकुर और मंथन जैसी कालजयी फिल्मों का निर्माण किया था? तो ये कौन थे, आप लोग बता सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्याम बेनेगल। भारतीय सिनेमा के दिग्गज निर्देशक श्याम बेनेगल का निधन 23 दिसंबर 2024 को मुंबई में हो गया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके बारे में सही नहीं है? तो उन्होंने 2004 से 14 तक लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी, तो ये सही है। ये भारत के पहले गैर हिंदू प्रधानमंत्री थे, ये भी सही है। 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत की आर्थिक उदारीकरण नीतियों की शुरुआत की, तो ये भी सही है। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, तो ये गलत है। बाकी सारे तीनों सही है। उनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। वह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे 4 से 14 तक। वह एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और भारत की 1991 की जो उदारीकरण है उसके शिल्पकार माने जाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव के काल में वो उस समय वित्त मंत्री थे। 30 दिसंबर 2024 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी गिनती आधुनिक भारत के सबसे ईमानदार और विद्वान राजनेताओं में होती है। वे राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे और 2004 से 14 तक 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री है। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने आर्थिक विकास और वैश्विक पहचान में महत्वपूर्ण प्रगति की। 1991 में वित्त मंत्री रहते उन्होंने आर्थिक उदारीकरण और सुधारों की शुरुआत की। उनका संबंध कभी भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं रहा, इसलिए कथन 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार पहला विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया जाएगा? कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 21 दिसंबर 2024 को। ठीक है। पहला विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मनाया गया। हाल ही में भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई सलमान रुश्दी की विवादित पुस्तक कौन सी है जिस पर 36 वर्ष पूर्व प्रतिबंध लगाया गया था? तो उनके पुस्तक का नाम है द सैतानिक वर्सेस। सलमान रुश्दी की विवादित पुस्तक द सैतानिक वर्सेस 1988 पर भारत ने 36 वर्ष पूर्व प्रतिबंध लगा दिया था। नवंबर 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध हटाते हुए उसे भारत में बिक्री की अनुमति दे दी है। कच्छ रण उत्सव 2025 कहां आयोजित हुए? तो घोरगो गांव कच्छ में आयोजित हुए। हाल ही में नौसेना नागरिक वर्ष 2024 के अंतर्गत नागरिक कर्मियों के सम्मान हेतु समारोह कहां आयोजित किया? तो नई दिल्ली के डीआरडीओ भवन में। 22वां दिव्य कला मेला दिसंबर 2024 में का उद्घाटन कहां किया गया? किसने किया? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। और यह दिव्यांग जनों के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से यह दिव्य कला मेला आयोजन किया जाता है। ठीक है। तो दिल्ली के इंडिया गेट पर यह आयोजित हुआ। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म और निर्माण कल्याण अवसर पर जारी 900 व 800 रुपए के मूल्य के स्मारक सिक्कों का अनावरण कहां किया गया? तो अस्त्राजैन तीर्थ जोधपुर में यह किया गया। कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो वहां की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में फोकस कंट्री कौन थी? फ्रांस थी। कन्नड़ फिल्म लाछी जिसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म का हीरालाल सेन मेमोरियल अवार्ड मिला, उसके निर्देशक कौन है? कृष्ण गोना है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण 2024 में कहां आयोजित किया गया? तो सलझंडी में किया गया। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने हेतु संयुक्त सैन्य व नौसैनिक अभ्यास करता है और यह 18वां संस्करण नेपाल के सलझंडी में आयोजित हुआ।
31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी के बीच। वहीं भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स 2024 17 से 20 दिसंबर 2024 के बीच विशाखापट्टनम में हुआ। इन अभ्यासों का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी, शांति स्थापना और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाना है। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2005 से यह चला आ रहा है। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर जारी 100 रुपए के स्मारक सिक्के और 5 रुपए के डाक टिकट का विमोचन कहां किया गया? खजुराहो में किया गया। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का विजेता कौन बना? तो भारत बना। और भारत ने ओमान के मस्कट में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर यह खिताब 5वीं बार जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो मुंबई ने जीती। और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मुंबई ने फाइनल में मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार यह खिताब जीता। तो आपको पता ही चल गया हो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और इस साल पिछले साल 2024 में मुंबई ने जीता। हाल ही में आईसीसी चेयरमैन के रूप में किस भारतीय ने कार्यभार संभाला? तो जय शाह ने संभाला। 36 वर्षीय जय शाह 1 दिसंबर 2024 से आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह के बाद एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो सम्मी सिल्वा बनाए गए हैं। ठीक है, ये श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। बीसीसीआई का कार्यवाहक महासचिव किसे बनाया गया है? तो देवाजीत सैकिया को बनाया गया है। 2024 के अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का विजेता कौन रहा भाई? तो बांग्लादेश रहा है। और फाइनल में बांग्लादेश ने दुबई में हुए फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को 59 रनों से हरा के खिताब जीता। महिलाओं का पहला अंडर 19 एशिया कप 2024 किस देश ने जीता? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो भारत ने जीता। और मलेशिया में आयोजित इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर जीता। तो पुरुषों का अंडर 19 महिला एशिया कप, पुरुष एशिया कप बांग्लादेश ने जीता भारत को हराकर, तो महिलाओं ने जीता बांग्लादेश को हराकर। ठीक है, भारत ने जीता। हाल ही में किस भारतीय स्पिनर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो वो है रविचंद्रन अश्विन। 18 दिसंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद अश्विन ने संन्यास ले लिया। उन्होंने 765 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए थे। आप वहां पर उनकी देख सकते हैं सूची। 106 टेस्ट मैच, 200 पारी में गेंदबाजी की और 537 विकेट लिए थे। ठीक है, वहीं 116 वनडे में उन्होंने 156 विकेट और 65 T20 में 72 विकेट। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 का फार्मूला 1 विश्व चैंपियन कौन बना? तो यह बने हैं मैक्स वर्स्टेपेन। रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टेपेन ने लगातार चौथा वर्ष 21 से 24 F1 चैंपियन। दोस्तों, फार्मूला 1 के क्षेत्र में ना अभी मैक्स वर्स्टेपेन ये सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर आपको कोई सवाल का जवाब न आता हो तो आप सीधे इनका नाम ले लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि अधिकतर खिताब यही जीत रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। डी गुकेश किस देश के खिलाड़ी को हराकर 18वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? तो उन्होंने चीन के खिलाड़ी को हराया है। भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, उनका पूरा नाम है डोमाराजू गुकेश, ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर 12 दिसंबर 2024 को विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता और वे 18वें विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। वे सबसे युवा शतरंज चैंपियनशिप हैं और यह उपलब्धि हासिल करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले सबसे युवा विश्व चैंपियन का रिकॉर्ड जो था वो गैरी कास्परोव के नाम था, जिन्होंने 22 वर्ष की उम्र में यह खिताब जीता था। तो वर्तमान में 18 वर्ष के डी गुकेश ने 18वें विश्व चैंपियनशिप बने हैं। डी गुकेश से पहले सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन थे? तो गैरी कास्परोव, जो कि रूस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने न्यूयॉर्क में आयोजित फीडे की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप दूसरी बार जीतकर इतिहास रचा? तो कोनेरू हम्पी। तो 37 वर्षीय हम्पी ने यह जीता है। इससे पहले उन्होंने यह दूसरी बार जीता। इससे पहले 2019 में भी यह खिताब वो जीत चुकी है। 2024 में सऊदी अरब के रियाद में ब्रिटेन के टायसन फ्यूरी को हराकर हैवीवेट मुक्केबाजी का निर्विवाद चैंपियन कौन बने? तो यह कौन बन गए हैं भाई? अलेक्सांद्र यस्क। यूक्रेन की 37 वर्षीय मुक्केबाज ओलेक्सांद्र यस्क ने 21 दिसंबर 2024 को टायसन फ्यूरी को हराकर
यह खिताब जीता और अपना एकीकृत खिताब बरकरार रखा। वो 25 वर्षों बाद निर्विवाद चैंपियन बने हैं। हाल ही में 2017-18 से 2022-23 के दौरान महिला श्रम बल भागीदारी दल में वृद्धि का उल्लेख किस संस्था की रिपोर्ट में किया गया है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने यह रिपोर्ट दिया है। ठीक है, और 24.6% से बढ़कर यह 41.5% ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 20.4 से बढ़कर 25.4 हुआ, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में यह ज्यादा बढ़ा है। 7 दिसंबर 2024 को 100 एक दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो जेपी नड्डा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल क्षेत्र विनिमय और विकास संशोधन विधेयक 2024 किस अधिनियम से संबंधित है? तो यह खान और खनिज अधिनियम से संबंधित है। दिसंबर 2024 को किसके खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया गया? तो जगदीप धनखड़ के, उपराष्ट्रपति जो कि अब हट गए हैं, अब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहां किया? तो पानीपत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। उच्च न्यायालय न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 124(4) में दी गई है। म्यूल हंटर AI मॉडल किस संस्था ने विकसित किया है? तो RBI की सहायक कंपनी RBI इनोवेशन हब बेंगलुरु ने मूल हंटर AI बनाया ताकि बैंकों को म्यूल अकाउंट से निपटने में मदद मिले। तो RBI इनोवेशन हब। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2024 का बैकोम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बैकोम पुरस्कार कन्नड़ साहित्य का प्रमुख पुरस्कार है और 2024 का पुरस्कार लेखक देवनूर महादेव को दिया गया। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत का पहला डायबिटिक बायोबैंक कहां स्थापित किया है? तो ICMR ने चेन्नई में मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है। 6 से 8 दिसंबर 2024 के बीच संपन्न मनामा वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो किसने किया? S जयशंकर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रहा हयात तहरीर अल शाम का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका है अबू मोहम्मद अल जोलानी। आपने देखा ही होगा, हमने शुरू में ही बताया कि सीरिया में अल कायदा की शाखा है, यह जबात उल नुसूर के रूप में हुई थी और इसका नेतृत्व अबू मोहम्मद अल जोलानी करते हैं और सीरिया में इन्होंने सरकार का तख्ता पलट हाल ही फिलहाल में किया है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दोहरा कराधान बचाव समझौता DTA किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1994 में। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी डी कुकेश ने विश्व चैंपियंस जीतते समय किसे हराया? तो चीन के डिंग लीडेन को हराया। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 किस संगठन ने जारी की? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि भारत ने मलेरिया मामले में 2000 से 2023 के बीच 87% की कमी दर्ज की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 18 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2000 से इस दिवस की घोषणा की और 2024 की थीम थी प्रवासियों के योगदान और उनके अधिकारों का सम्मान। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। कौन सा देश CPTPP का 12वां सदस्य बना? तो ब्रिटेन बना। ब्रिटेन CP यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है और टोटल 12वां देश है। अंतिम प्रश्न। मिखाइल कैवेल्सविली हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो यह हुए हैं जॉर्जिया के। मिखाइल कैवेल्सविली जॉर्जियन ड्रीम पार्टी से जुड़े हैं और सलोमी जोराबिचविली का स्थान उन्होंने लिया है, तो जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी अफेयर्स।